हेलो एवरीवन। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इट इज मोशन इन टू डायमेंशंस। इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था वो था मोशन इन वन डायमेंशन। तो अब स्टार्ट हो गया है मोशन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, तो मोशन इन टू डायमेंशंस कब कहा जाता है किसी बॉडी के मोशन को कि वो टू डायमेंशन में मोशन कर रही है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर कोई बॉडी इस तरह से मोशन करती है कि उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं चेंज। देखिए नॉर्मली क्या होता है, स्पेस में होते हैं तीन कोऑर्डिनेट्स x, y, z। ठीक है, तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट आपके चेंज हो रहे हो, है ना, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशंस। मोशन इन टू डायमेंशंस। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार। तो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। इसमें क्या है, अगर तीन में से दो कोऑर्डिनेट्स आपके हो रहे हो चेंज, आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, z। स्पेस में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट है जो किसी बॉडी की पोजीशन और उसकी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो उनमें से अगर कोई दो चेंज हो रहे हो, x और y हो रहे हो, z ना हो रहा हो, या x और z हो रहे हो, y ना हो रहा हो, या फिर y और z हो रहे हो, x ना हो रहा हो, तो केवल कोई दो चेंज हो रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है ए बिलियर्ड बॉल मूविंग ओवर द बिलियर्ड टेबल। तो मान लीजिए आपका ये बिलियर्ड टेबल है, तो इसमें क्या है, दो एक्सिस हो जाएंगे, एक मान लीजिए y है तो एक हो जाएगी x, है ना। तो इन दोनों एक्सिस पर इसके मोशन को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्लोर पर कोई कीड़ा है, मूव कर रहा है, तो उसका भी मोशन कैसा है, टू डायमेंशनल मोशन। रिवॉल्यूशन अर्थ का है, अब रिवॉल्यूशन जो अर्थ का होता है वो कैसा, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्स भी कैसा है, 2D शेप है, केवल दो एक्सिस चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, इलिप्स को। ठीक है, तो इस तरह से, तो ऐसा कोई भी मोशन जिसमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के हमें रिक्वायरमेंट हो रहे हो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, केवल दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही चेंज हो रही हो, उनकी वैल्यू चेंज हो रही हो, तो उनको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है भाई। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करता है कि पहले उसकी पोजीशन थी 1, 2, 3, अब उसकी पोजीशन है 4, 5, 3। तो किस टाइप का मोशन हो जाएगा, 2D, क्योंकि इसमें 3 जो है वो चेंज नहीं हुआ है, बाकी दोनों जो है कोऑर्डिनेट वो क्या हो गए, चेंज हो गए। इसका मतलब ये कैसा मोशन है, 2D मोशन है। ये XY प्लेन में मूव कर रहा है, Z के लॉन्ग इसका मोशन नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरह से होता है 2D आपका मोशन। अब 2D मोशन में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो समझ लेते हैं एक बार। तो 2D मोशन में जो हमें टॉपिक कवर करने हैं मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट इन 2D। तो ये तीन टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे मेनली। ठीक है भाई। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन पार्ट होंगे, तीन तरह के आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने हैं। फिर क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन वो समझाऊंगा, पहले क्या पढ़ना है वो समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर पहला पढ़ना है हमको ऑब्लिक। क्या होता है बता दूंगा मैं आपको, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसको आप पूरा लिख लेना, प्रोजेक्टाइल। फिर इसके बाद आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, फिर आएगा इंक्लाइंड या फिर डिक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सर्कुलर मोशन के टाइप की। तो सर्कुलर मोशन आपको पढ़ने हैं दो टाइप के। सर्कुलर मोशन आपको पढ़ने हैं दो टाइप के। एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा आपको पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब बात आती है किसकी, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट की। इसमें तो आपको दो टॉपिक पढ़ने, एक रेन प्रॉब्लम और दूसरी पढ़नी है आपको रिवर प्रॉब्लम। ठीक है भाई, रेन, इसको यहां से मिटा देता हूं मैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है।
रेन प्रॉब्लम और रिवर प्रॉब्लम आपको कवर करने हैं इसमें। तो इसमें ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है काफी लेंथी टॉपिक है सारे के सारे, तो सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करेंगे विद प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो 2D मोशन में जो 2 डायमेंशनल मोशन है उसमें हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले तो क्लियर होगी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, ए बॉडी विच इज इन फ्लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर। कोई बॉडी है जो एटमॉस्फेयर में फ्लाइट कर रही है केवल ग्रेविटी फोर्स के अंडर, और दूसरा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, उसमें कोई फ्यूल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और जो उसका मोशन है उसको बोलते हैं एंड द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी बॉडी जो एटमॉस्फेयर में फ्लाइट हवा में होगी और उस पर केवल जो फोर्स काम करेगा ग्रेविटी करेगा, और कोई दूसरा फोर्स काम नहीं करना चाहिए, ना तो बॉडी में कोई फ्यूल होना चाहिए। ठीक है, और कोई दूसरा फोर्स भी काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक फोर्स, वो भी ग्रेविटी। मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो केवल जी के इक्वल होगा। तो उस बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और उसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस पाथ को फॉलो करेगी वो आपकी ट्रेजेक्ट्री होगी। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं उसको, और उसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर होगी बात। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक गन है, आपने ऐसे, ठीक है, एक बुलेट को फायर कर दिया। अब इसका मोशन होगा इस तरह से, ऐसा। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस पूरे रास्ते में जो इस पे फोर्स काम करेगा वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो जो इस तरह का मोशन है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। एक एरो है जिसको हमने बो से या धनुष से छोड़ दिया है, एन एरो रिलीज फ्रॉम बो। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल 2 प्रोजेक्टाइल मोशन के। अच्छा, रॉकेट का जो मोशन है इट इज नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों नहीं है? क्योंकि रॉकेट का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें होता है फ्यूल। द मोशन ऑफ रॉकेट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। एरोप्लेन का मोशन क्या नहीं है? प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। मैं लिख देता हूँ बात, क्योंकि पूछते हैं क्वेश्चन में रॉकेट का मोशन कैसा मोशन है, तो आप बोलोगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। मोशन ऑफ रॉकेट मोशन ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, आर नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन। ये नहीं है, ध्यान रहे, नॉट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, नहीं है। वाई? क्योंकि इनमें फ्यूल होता है, तो एक और फोर्स काम करता है। फ्यूल जो फोर्स लगाता है, फ्यूल की कंबस्टन से फोर्स होता है प्रोड्यूस, थ्रस्ट फोर्स, वो भी काम कर रहा होता है इसमें। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। बिकॉज एन एक्स्ट्रा फोर्स, other forces are involved। ठीक है, केवल ग्रेविटी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं, दूसरे फोर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसलिए इनका मोशन क्या नहीं होता भाई? इनका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है। इनमें फ्यूल होता है, थ्रस्ट कंबस्टन से इन पे एक नया फोर्स काम करता है जो इनको ऊपर लेके जा रहा होता है, तो इनका मोशन नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या क्या बातें मान रखी हैं। तो आपको ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें, सारी एजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन।
एजम्पशंस क्या क्या है, देखिए ये जो मोशन हम पढ़ने वाले हैं ये आइडियल केस का मोशन है। रियलिटी में जैसा मोशन हम बुक में पढ़ते हैं वैसा मोशन नहीं होता, एयर भी काम कर रही होती है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं भाई, जो एयर का रेजिस्टेंस है उसको हम करते हैं इग्नोर, तब जो हमारे फॉर्मूले आएंगे वो वैलिड है। आपको ध्यान रखना है जो मोशन बुक में है उसमें एयर के रेजिस्टेंस को नहीं लिया गया है, ठीक है। आइडियल केस है ये, ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। अगर एयर का रेजिस्टेंस लेंगे तो कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा और फॉर्मूले निकल भी नहीं सकते, क्योंकि एयर जो है ना वो होती है वेरिएबल, कहीं ज्यादा है कभी कम है, कभी तेज चलती है कभी धीमी चलती है ना। तो उसका तो पॉसिबल नहीं कोई फॉर्मूला जो हमेशा काम कर पाए, इसलिए हम एयर को हटा देते हैं पहले ही। देयर इज नो, ये मान लेते हैं पहले एयर नहीं है तब फॉर्मूले क्या आएंगे, तो वही फॉर्मूले हमें पढ़ने। देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, एयर कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेगी, मतलब आपको एयर को हटा देना है दिमाग से, एयर है ही नहीं, आपको इस तरह से इमेजिन करना है। दूसरी बात क्या है भाई इसमें, दूसरी बात है द इफेक्ट ड्यू टू, जो अर्थ का शेप है, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, ठीक है भाई। तो जो अर्थ की शेप है वो एक्चुअल में कैसी एक कर्व है, तो हम जमीन को मान लेते हैं वो प्लेन है इस तरह से, ऐसा नहीं मानना आपको, इस तरह से नहीं मानना आपको, जमीन को बिल्कुल फ्लैट मानना है और तभी ये सारे फॉर्मूले वैलिड है। आपको कर्वेचर को कर देना है इग्नोर, आपको मानना है कर्व है ही नहीं, तो बिल्कुल फ्लैट जमीन है ऐसे मानना है, ठीक है भाई। दूसरी बात ये होगी, तभी फॉर्मूले वैलिड होंगे। फिर तीसरी बात क्या करनी है, अर्थ के रोटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ, ऐसे इफेक्ट रोटेशन का पड़ता है लेकिन आपको अभी लेना नहीं है। जी की वैल्यू चेंज होती है रोटेशन से, मतलब पोल्स पे कुछ और आता आंसर और इक्वेटर पे कुछ और आता, अगर हम ये इफेक्ट लेते तो, लेकिन हमें इफेक्ट को कर दिया इग्नोर तो सभी जगह पे सेम आंसर आएंगे। द इफेक्ट ड्यू टू, द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, ठीक है। अर्थ के रोटेशन का जो इफेक्ट पड़ता है वो भी आपको नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। और सभी जगह पर आपको जी की वैल्यू सेम लेनी है। फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ पाथ followed by projectile, the value of G remains same। जितने भी पॉइंट हैं, जितना जितना मतलब जैसा भी मोशन कर रहा है हर पॉइंट पे आपको जी की वैल्यू सेम आनी। मान लीजिए उसका मोशन ऐसे हुआ तो यहाँ 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 सभी जगह जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। मतलब जी की वैल्यू है वैसे वो हाइट और डेप्थ पर होती है चेंज, लेकिन आपको कर देना है इग्नोर, आपको मानना है सभी पॉइंट्स पर क्या आएगी भाई, सेम आएगी। जी की वैल्यू में कोई भी वेरिएशन नहीं लेना है आपको। तो चार बातें आपको ध्यान रखनी है, ये एजम्पशंस है, इनको मानते हुए ही हमारे सारे फॉर्मूले क्या है, वैलिड है। अगर इनमें से कोई भी चीज आप लेना शुरू करोगे तो फॉर्मूले वैलिड नहीं रहेंगे। तो इस चैप्टर में हम बहुत इजीली पढ़ रहे हैं, बहुत आइडियल केस पढ़ने वाले, जितनी भी कॉम्प्लिकेसी सबको हटा दे, कॉम्प्लिकेसी अगर इनको हम शामिल करते हैं तो हमारा मोशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो रियल वर्ल्ड में जो मोशन होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेट है और जो बुक में दे रखा है वो बहुत इजी है, तो आपको इजी वाला पढ़ना है, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेट चीज है उसको हम बाद में नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। तो अभी जो 12th में दे रखा है बहुत इजी, 11th में बहुत इजी दे रखा है आपको, ठीक है। ये चार बातें आपने सीख ली। अब इसके बाद शुरू करते हैं भाई टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपना पहला टाइप आज हम कवर करेंगे। तो तीन टाइप मैंने आपको बताए थे, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन टाइप मैंने आपको बताए थे। पहला जो बताया था वो बताया था मैंने आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है भाई। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हम करते हैं कवर आज। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट है जो इसका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन।
ठीक है भाई। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो अर्थ से किसी एंगल पर, यानी जो ग्रेविटी काम करता है वो उससे किसी एंगल पर काम करता है। जो हमारा फोर्स काम करता है इनिशियल वेलोसिटी से किसी एंगल पर काम कर रहा होता है। तो इस तरह से आपका इसमें होता है प्रोजेक्शन। आपने एक्स और वाई दो एक्सिस मान ली, ठीक है भाई। ये जमीन हो गई आपकी और ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई। ये ग्राउंड है, एक्स एक्सिस पर क्या जाएगा ग्राउंड, और ये क्या हो जाएगा भाई वर्टिकल डायरेक्शन। तो आपको किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है किसी एंगल पर, जमीन से किसी एंगल पर फेंकना है। तो इस तरह के जो मोशन है उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप इसको फेंकते हो किसी एंगल पर, आपने मान लीजिए कोई बॉडी है, वो आपने कर दी प्रोजेक्ट, बॉडी इस तरह से यहां से फेंकी और वैसे घूमते हुए यहां तक आ गई इस तरह से, ठीक है भाई। ऐसा मोशन उसने किया कवर। ये कुछ इसका मोशन है, सर्कुलर मोशन नहीं है, ध्यान रखें। ये जो पाथ है ये सर्कल नहीं है, सर्कल दिख रहा होगा लेकिन सर्कल नहीं है। इसको हम प्रूव करेंगे पाथ क्या है एक्चुअल में, ठीक है भाई। ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, जो पाथ होता है ना, उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मालूम चल जाती है। तो बॉडी जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले, यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो अभी हम स्टार्टिंग में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऐसा आ रहा है टेंजेंट, ये आपका हो जाएगा, इसको मान लेते हैं यू। ये इनिशियल वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका था, ठीक है भाई। देखिए, अब जो फोर्स काम करेगा हमारा वो ऐसा है, तो किसी एंगल पर काम कर रहा है, या जमीन से आप किसी एंगल पर बनाते हुए इसको फेंकेंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम मान लेते हैं हमने इससे जमीन से थीटा एंगल बनाते हुए इसको किया था प्रोजेक्ट, और फिर इसे ग्रेविटी ने घुमा दिया। देखिए क्या हो रहा है एक्चुअल में, हो क्या रहा है, पहले पूरी बात समझनी पड़ेगी आपको अच्छी तरह से। आपका ये जो वेलोसिटी है u, इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ये और एक ये, क्लियर है। तो कंपोनेंट है अपने पास। तो अगर हम इसके दो कंपोनेंट देखें तो एक कंपोनेंट यहां पर आएगा, ये, इसको हम बोलेंगे u x, ठीक है। और एक कंपोनेंट आएगा ये, इसको हम बोलेंगे u y। ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ux क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो नीचे लिखते हैं ux क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और uy क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपके पास दो टाइप के कंपोनेंट आ गए, एक तो आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आ गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है भाई बात। तो कंपोनेंट वेक्टर आपको आते हैं, कंपोनेंट किसी वेक्टर कैसे करते थे। मान लीजिए आपका ये वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर है, और थीटा एंगल पर यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा किसी भी वेक्टर का, उससे थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट आता है वो आता है उस वेक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो ux क्या आ जाएगा भाई आपका, ux आपका आ जाएगा यहाँ पर u कॉस थीटा, ठीक है। और जो uy आएगा वो क्या आ जाएगा, u साइन थीटा। तो वेक्टर चैप्टर में हमने ये चीजें करी थी, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कैसे करने होते हैं। किसी वेक्टर का किसी एंगल पर हमें कंपोनेंट निकालना है तो उस वेक्टर की वैल्यू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, उस एंगल में कॉस लगा फिर उससे मल्टीप्लाई। और दूसरा रेक्टेंगल कंपोनेंट निकालना है, यूएक्स से 90 डिग्री पे, यूएक्स से 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा साइन थीटा। तो यू वाई आ गया आपका यू साइन थीटा। या आप ट्राइंगल से भी कर सकते हो, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा। इसकी लेंथ आ जाएगी यू के बराबर, यूएक्स इसकी लेंथ मानिए तो यूएक्स बराबर आ जाएगा यू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर यूएक्स अपॉन यू, तो यूएक्स इक्वल टू आ जाएगा यू कॉस थीटा। आप ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, इस फेयर को अलग से बना लो। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन है पूरे मोशन में, ओनली एक्सेलरेशन इज अलोंग ओनली वाई एक्सिस। ये फोर्स केवल जो काम कर रहा है वो कौन सा है, ग्रेविटी है। तो जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो केवल वाई एक्सिस के अलोंग काम करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है।
अलोंग वाई एक्सिस जो है इसको हम बोलेंगे ए वाई। तो वो तो है आपका माइनस जी, क्योंकि नीचे काम कर रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम माइनस में लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को हम प्लस में लेते हैं। और जो एक्सिलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हम बोलेंगे ए एक्स, वो आ जाएगा 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। एफ एक्स क्या आपका 0, और जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स ना हो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कोई फोर्स ही काम नहीं करेगा, केवल वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स काम करेगा। ठीक है, जो कितना है mg रहेगा। तो जो एक्सेलरेशन आएगा mg अपॉन में m करेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस में लेते हैं, डाउनवर्ड काम कर रहे हैं इसके माइनस में लेते हैं। ठीक है भाई फोर्स को। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस। इसमें जो वेलोसिटी है इनिशियल वो आपको दे रखी है, किस एंगल से फेंका है वो दे रखा होगा, किस स्पीड से फेंका है वो दे रखा होगा। फिर हमसे पूछ सकता है बहुत सारी बातें। एक तो इस जो पाथ ये फॉलो करेगा हमसे क्या क्या पूछेगा, पहले ये बातें दे रखी है आपको, तो यू दे रखा है, थीटा दे रखा है, और आपको एक्सेलरेशन पता होगा कि भैया हमारा केवल एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि माइनस जी के इक्वल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, एक्स आपका है 0। इतनी बातें आपको क्वेश्चन में दी होती हैं, ये तो आपको दिया हुआ है। आपको निकालना क्या क्या होगा, एक तो निकालना होगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि जो इसका पाथ है भाई वो क्या है। जो रेड कलर का पाथ मैंने बनाया इसकी इक्वेशन क्या आएगी कि क्या है, सर्किल है, क्या चीज है ये। दूसरी बात, किसी इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी, इतने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और पूछ सकता है इतने टाइम बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, और पूछ सकता है किसी पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूरा टाइम कितना लगने वाला है मोशन में, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये जो नीचे आएगी ये दूरी है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, वो कितनी आएगी। तो बहुत सारी बातें हमें पता करनी है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट पता करना शुरू करते हैं। तो भाई फिगर तो आप एक बार बना लें, ठीक है, इसी फिगर को हम बार बार यूज करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो हम सारे डेरिवेशन ट्राई करते हैं। कुछ डेरिवेशन आज ट्राई करें, कुछ हम कल वाले वीडियो लेक्चर में ट्राई करेंगे। जो नेक्स्ट डेरिवेशन बनाऊंगा उसमें हम ट्राई कर लेंगे। तो आज जितना ट्राई कर सकते हैं वो ट्राई करते हैं फटाफट। तो चलिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए पहला जो टॉपिक हमें कवर करना है इसमें नंबर ए। देखिए आपका जो चल रहा है मोशन उसका नाम है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, वो आपकी मेन हेडिंग है। अब उसमें जो सब हेडिंग आएगी पहली वो आ जाएगी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रिजेक्टरी। ठीक है, पाथ को हम बोलते हैं ट्रिजेक्टरी। तो पाथ क्या आएगा वो समझ लेते हैं एक बार। चलिए सब तो मिटा दें, ये तो कॉमन हो गया, ये हमेशा रहेगा याद। यूएक्स यूवाई आपके यही रहेंगी, चाहे कुछ भी निकाले आपका यूएक्स और यूवाई यही रहेगा। ए वाई और एक्स आपका यही रहेगा, इसमें कोई चेंज कभी नहीं आने वाला। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, यू और थीटा आपको हमेशा गिवन है क्वेश्चन में, आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है। आप एक ही बार में इनको ध्यान रख लें, एक ही बार लिख लें और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी। चलिए तो अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम क्या करते हैं, किसी इंस्टेंट हमने मान लिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसे करना है सुनिए, जो इक्वेशन कैसे निकलेगी। लेट एट एनी इंस्टेंट टी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एक्स, वाई। ठीक है भाई, तो पहले आप समझे पाथ होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके दो एक्सिस है, एक है एक्स और एक है वाई। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है उसी को हम बोलेंगे पाथ। जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आया तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया तो उसको हम बोलते हैं सर्किल है। तो ऐसे हमें पाथ पता करना है, एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन पता करनी है जो उसका पाथ हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन पता करनी है, आपको पता होना चाहिए हम करने क्या वाले। तो भाई स्टार्टिंग देख टाइम टी इक्वल टू यहाँ पर 0 था, कुछ टाइम बाद ये ऊपर आया, मान लीजिए आपका पार्टिकल यहाँ पहुंच गया इस जगह पे। आफ्टर सम टाइम टी एट एनी इंस्टेंट टी, तो आप मान लो यहाँ पर कोई इंस्टेंट टी है जहां पर ये पार्टिकल इस जगह पहुंच चुका है। ठीक है, और हमने कहा कि जो इसके कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स वाई। तो अगर हम ये ड्रॉ करते हैं इस जगह पे ऐसे, तो ये तो आ जाएगा आपका वाई, और अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, यह आ जाएगा आपका एक्स। आप दोबारा फिगर बना लेंगे, ठीक है, हर बार फिगर आपका दोबारा बनेगा। मैं तो एक ही फिगर से काम चला रहा हूं, आप हमेशा दोबारा फिगर बना लेना। ये फिगर में बहुत सारी बातें हम नहीं कर पाओगे।
तो आप दोबारा इसे रीड्रॉ कर लें स्क्वायर को, ये आपका एक्स कॉमा वाई आ गया। क्लियर है भाई? चलिए आप करते हैं इसमें। तो हमें पता है इसमें एक्स, पहले हम बात करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें अलग अलग बात करनी है, 2 डायमेंशन है तो दोनों जो एक्सिस है उनके मोशन को अलग अलग डिस्क्राइब करूंगा मैं। तो अब पहले ध्यान समझें, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से यहां आता है तो वो ये दूरी कवर कर लेगा एक्स, इस एक्सिस के अलोंग, उसने ये दूरी कवर कर ली, इसका मतलब ये दूरी कवर कर ली। और जब ये ऊपर जाता है तो ये वाई पे भी तो चल रहा है अपने आप, तो सेम टाइम में इसने ये डिस्टेंस कवर करी है अलोंग वाई एक्सिस और ये डिस्टेंस करी है अलोंग एक्स एक्सिस सेम टाइम टी में। वही टाइम टी है इसके लिए, ये एक्स और वाई दूरी इसने सेम टाइम में कवर कर ली, क्योंकि वो तिरछा चल रहा है, इस तरह चल रहा है, दोनों एक्सिस पर एक साथ कवर कर रहा है। तो हम सेपरेटली बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यूएक्स क्या था? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस थी यू कॉस थीटा। मैंने कहा था यूएक्स फिक्स है, आपको यही रहेगा हमेशा, वो बदलेगा नहीं। एक्स क्या था? 0। स्टार्ट में मैंने बोल दिया एक्स के अलोंग फोर्स ही काम नहीं कर रहा, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0 आएगा। फिर हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट जो आया है इसका एक्स एक्सिस के अलोंग, वो ये तो है एक्स। इस डायरेक्शन में जब वो यहां पहुंचता है तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है इतनी दूरी, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस का हो गया एक्स। टाइम जो इसे लगा है वो कितना है? टी है। तो इक्वेशन देखिए, इन सब में वी तो नहीं आया, जब वी नहीं आता तो सेकेंड इक्वेशन लगती है, जब वी नहीं दिया होता तो सेकेंड इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन जब हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? एक्स है ना। इनिशियल स्पीड क्या है? एक्स के लोग लगाए तो इसमें एक्स एक्स और लिख दिया। ठीक है, ध्यान से एक बार, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए एक्स मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी। एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग दूरी चली है, उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो तो एक्स ही है, तो एस एक्स के प्लेस पे एक्स हो जाएगा, यू कॉस थीटा आ जाएगा मल्टीप्लाई टी आ जाएगा प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। 0 कहां से आ गया? ए एक्स 0 था ना, उसका आ गया। तो यहां से अगर हम निकालते हैं टी, तो टी इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। इसमें मैंने क्या किया आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस करते हैं तो वहां से हम टाइम निकाल लेते हैं, और ये टाइम हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस में पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, ऐसे याद कर लो आप कि पहले हमें क्या करना है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस करके हमें निकालना है टाइम, और जैसे ही हम टाइम निकालेंगे वैसे ही हम पुट कर देंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस में। तो अब इसके बाद कर लेते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। इसमें क्या करना है भाई? इसमें क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं यू वाई। तो यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। ए वाई कितना है? ए वाई आपका माइनस जी है। टाइम कितना है? टाइम तो ये लगेगा जो यहाँ पर था, तो टाइम आपका हो जाएगा एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। जो उसको एक्स दूरी कवर करने में टाइम लगता है वही वाई दूरी कवर करने में लगता है, तो सेम ही टाइम लगेगा। जो टाइम यहाँ पे निकाला है वही टाइम आप वहां पुट कर दोगे। ठीक है, और जो डिस्टेंस इसने कवर की है वाई एक्सिस के अलोंग वो है आपकी सीधी वाई। तो अब इक्वेशन पुट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये वाई नीचे नीचे है, मतलब ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये है इसका मतलब। तो एस वाई तो वाई के इक्वल था, यू वाई क्या है भाई? यू साइन थीटा मल्टीप्लाई टी, ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। अब ए वाई की वैल्यू क्या है? माइनस जी, तो ए वाई की जगह माइनस जी पुट करूंगा तो ये माइनस आ जाएगा आगे, और मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। अगर हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा u साइन थीटा मल्टीप्लाई x अपॉन में u कॉस थीटा मल्टीप्लाई हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी आ गई। अब इसको मैं कर देता हूँ, तब हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको और सॉल्व करता हूं तो ये आपका हो जाएगा यू से यू कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स टेन थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा, यू से यू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स टेन थीटा माइनस जी
अपॉन में 2u² cos स्क्वायर थीटा एक साथ लिख दो और x² को आप अलग से लिख दो। ये सब चीजें कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, आपको पहले से दिया होता है। जो भी चीजें पहले से दे रखी है इसका मतलब वो बदलेंगे नहीं, वो कांस्टेंट है। तो ये आगे आपकी एक रिलेशन, यही पाथ की इक्वेशन है। जिस एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो एक्स और वाई आपस में इस तरह से करते हैं रिलेट। अब देखिए एक्स पे पावर क्या है 2 और वाई पर पावर क्या है 1, मैक्सिमम पावर एक्स पर 2 है और वाई पर क्या है 1। तो इस तरह के पाथ को हम क्या बोलते थे, पैराबोला। हम लिख देंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, पैराबोला है। तो आप लिख दोगे इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल फॉलो पैराबोलिक पाथ, पार्टिकल फॉलो पैराबोलिक पाथ। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। पैराबोला प्रूफ हो गया, जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक है। देखिए इसको और एक और तरीके से हम लिख सकते थे, अगर इसी को देखें हम ध्यान से। ये तो आपकी क्वेश्चन, इसको नोट कर लें, इस पे लगा दिया मैंने। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, ये y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा u साइन थीटा को हम बोलते हैं uy, u cos थीटा को हम बोलते हैं ux मल्टीप्लाई t, सॉरी मल्टीप्लाई x जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में ux²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। कभी कभी हमें जो आपके पास थीटा है और u है नहीं दिया होता, हमें सीधे ux और uy की वैल्यू दे रखी होती है। ऐसे बोलेगा कि क्वेश्चन में कि बॉडी है उसको हमने इस तरह से फेंका था कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना था और वर्टिकल कंपोनेंट इतना था। तो बताइए अगर x इतना है तो y कितना आएगा। तो आप ये क्वेश्चन के काम आ जाएगी, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें। अगर सीधे हमें uy और ux दे रखे होते तो हम इसका यूज कर लेते हैं, और u और थीटा दे रखे होते तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, इन द केस इफ यू हैव गिवन इनिशियल स्पीड u एंड थीटा तो आपको ये वाला यूज करना है, और ux और uy की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है तो आपको ये वाला यूज करना है। ठीक है, दोनों ही क्या है पैराबोलिक। y पे पावर 1 है, वहां पर x पे स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा पैराबोला। ये x अलग है, मतलब ये तो डिनोशन में है। ठीक है, डिनोट कर रहा है केवल कि वो x के लॉन्ग थी, वो x नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है इसे ये x तो इसके डिनोशन में आ रहा है, मल्टीप्लाई में नहीं है ये x। तो ये मल्टीप्लाई में है ये वाला। तो इस तरह से आपका आ गया जो पाथ है वो क्या है, पैराबोलिक। तो लिख देंगे हेंस इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल फॉलोज पैराबोलिक पाथ। क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है पैराबोलिक पाथ, जिसकी क्वेश्चन आपके सामने लिखी हुई है। तो भाई ये आगे पहली बात जो हमें निकालना था पैराबोलिक पाथ, वो हमने निकाल दिया। तो ये थी पहली बात। अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं इसके बारे में कि एक तो इसे टाइम कितना लगना है पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में, और इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, और इसकी तो पहले हेडिंग हो गई सब हेडिंग। अब दूसरी हेडिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, दूसरी हेडिंग की बात कर लेते हैं। तो जो दूसरी सब हेडिंग है इसकी, ये हो जाएगी आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या क्या बातें आपको सीखनी है वो देख लेते हैं। डेरिवेशन इसका भी कर लेते हैं भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे करना है आपको। ये है क्या, इट इज द टाइम फॉर विच पार्टिकल इज इन फ्लाइट, या फिर एयर में था। ठीक है, जब तक वो एयर में था, जब तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। कैसे, मान लीजिए आपके पास ये हो गई एक्सिस। अब क्या है, इस तरह के पाथ को इसने फॉलो किया। ठीक है, ऐसा कुछ पाथ इसने फॉलो किया था।
ये पैराबोलिक पाथ है आपका। ये इस पूरे टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक, यहां से लेकर यहां तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो अब हमको बात समझनी है कैसे इसको हम ड्राइव करें, कैसे इसका फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं। तो जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो हमने मान ली है u, उसके दो कंपोनेंट कर लिए। तो एक तो आएगा ux और एक आएगा आपका uy। ये तो हमें पहले से पता है ux और uy आते हैं कंपोनेंट। ठीक है, अच्छी बात है भाई। ux आपका u cos थीटा और uy आपका u sin थीटा होता है। ठीक, अब इस पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर पहुंचा देते हैं इसको इस जगह पर। ठीक है, अब पार्टिकल इससे ऊपर क्यों नहीं गया वो पहले ये समझना है। देखिए, इसके पास इनिशियली वेलोसिटी uy थी ये uy वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन है वो काम कर रहा है ay पर, वो भी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वेलोसिटी को वो कम करता है और धीरे धीरे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी बचती है मैक्सिमम हाइट पर, इसके ऊपर और क्यों नहीं गया, क्योंकि इसको जो ऊपर वेलोसिटी ले जा रही थी वो गायब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। उसको जी ने जो एक्सेलरेशन था ग्रेविटी का, उसने खत्म कर दिया उस वैल्यू को। तो यहाँ पर जो हमारे पास आती है वेलोसिटी, इस पॉइंट पर उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे v। तो वो सीधे किसके बराबर होती है, वो सीधे के सीधे ux के बराबर होती है। यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट बचता है। अच्छा, इस वाले कंपोनेंट में कोई चेंज क्यों नहीं आता, क्योंकि ux के अलोंग x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो x एक्सिस के अलोंग अगर फोर्स काम नहीं कर रहा तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी है वो अनचेंज रहेगी। ux ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों, बिकॉज along x axis there is no acceleration। ax आपका 0 है, इसको कहीं नोट कर लें कॉर्नर पे। ux है जो हमारा, वो हमेशा अनचेंज रहता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर uy 0 हो चुका है और ux आपका वही था। तो जो वेलोसिटी बचेगी सीधे ux बचेगी, किस डायरेक्शन में बचेगी, x के लॉन्ग बचेगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे v इज इक्वल टू vx बराबर ux। ठीक है, vx हमेशा ux के बराबर ही रहती है। v के दो कंपोनेंट थे, एक तो vy और एक vx। vy 0 हो चुका है। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे एट मैक्सिमम हाइट। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, जैसे ये पॉइंट O था और ये पॉइंट P है, तो आप बोल दोगे एट P। जब ये P पॉइंट पर रहा होगा तब क्या क्या बातें हैं, तो वो भी समझ लेते हैं पहले। P पॉइंट पर जब ये था तब इसके पास देखिए इनिशियली यहां से यहां तक के मोशन के लिए ux तो था आपका u cos थीटा। x के लॉन्ग में y के लॉन्ग बात करनी है, सिर्फ y से आपका आंसर आ जाएगा, आपको x की बात ही नहीं करनी इसमें। तो जो आपका uy था वो क्या था, u sin थीटा था। बहुत अच्छी बात है। ay क्या है भाई, ay आपका -g के बराबर था। तो टाइम लगना है, देखिए ये जो आधा टाइम होता है बाकी आधा टाइम सेम होता है, आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम हाइट तक के जाने टाइम, उसके बाद वापस आने का टाइम सेम होता है। ये टाइम और ये टाइम आपका सेम आएगा। तो टाइम आपका आएगा पूरा टाइम का आधा। अगर इस पूरे टाइम को हम मान लेते हैं, इसको नोट कहीं मान लीजिए, इसका नाम रख लिया मैंने OPQ रख लिया इस पॉइंट का नाम। तो टाइम फ्रॉम O टू P इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम P टू Q है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम है आपका। तो अगर इस पूरे टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए इस पूरे टाइम में हवा में था, यहाँ जमीन से फेंका वापस जमीन पर, तक ये हवा में तो है। तो इस पूरे टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और उसका आधा लेना है हमको यहाँ तक। हम सिर्फ पॉइंट P की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइम हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। ठीक है, और जो फाइनल स्पीड थी पॉइंट P पर y के लॉन्ग वो 0 हो चुकी है, इसीलिए पार्टिकल और ऊपर नहीं जा रहा। तो एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। इसको नोट कर लेंगे आप कहीं पे नोट में। एट मैक्सिमम हाइट
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो। जो वी वाई होता है वो जीरो होता है, और जो टोटल वेलोसिटी आती है वो आती है सीधे वी एक्स के बराबर, और वो आती है सीधे यू एक्स के बराबर, वो आती है सीधे यू कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, टोटल वेलोसिटी जो आती है वो क्या आती है, नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी निकलती कैसे, ऐसे निकलती है, v बराबर आता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब वी वाई जीरो था तो रूट वी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, सीधे वी एक्स के बराबर। और मैंने कहा था v में कोई चेंज कभी आता नहीं है, तो वी एक्स किसके बराबर होता है, यू एक्स के बराबर। इस हिसाब से आपका v किसके बराबर है, वी एक्स और बराबर यू एक्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी बात। ठीक है, ये नोट कर लेंगे नोट में। अब देखिए, तो वी वाई जीरो आ गया, टी आ गया, ए वाई आ गया, यू वाई आ गया। अभी क्वेश्चन लगा देंगे फर्स्ट, क्योंकि इसमें क्या नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया। तो क्वेश्चन फर्स्ट टर्म लगाते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई क्या है, जीरो, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी, और टाइम हो गया टी बाई टू। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, यहां से टाइम निकालेंगे हम, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा को बोलते हैं यू वाई, तो यू वाई और अपॉन में जी। ठीक है, ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है भाई। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की। तीसरा जो पॉइंट है उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट सी पॉइंट। अब मैक्सिमम हाइट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड along vertical direction is called maximum height। क्लियर होगी बात। तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। भाई ये आ गई आपकी बात, बहुत अच्छी बात है। ये हमें निकालना है इस बार। ठीक, अब इसे कैसे निकालेंगे देखिए। ये इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं कैपिटल एच। ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट। ठीक है, एच। अब एच कैसे निकालेंगे, फिर आप एट पॉइंट पी पर देखिए, एट पॉइंट पी। वी वाई क्या है भाई, जीरो है। ठीक, अगर ये पार्टिकल यहां से यहां तक आता है तो यू वाई क्या था, यू वाई आपका रहता है सीधे हमेशा यू साइन थीटा के बराबर। ए वाई क्या रहता है, ए वाई होता है माइनस जी। अब इसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो हो जाएगी आपकी एच के बराबर। कैसे, मान लीजिए पार्टिकल आपका ओ से पी तक आता है ना, मोशन ऐसे लिख दिया, मोशन फ्रॉम ओ टू पी। पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक के मोशन के लिए हमें करना है। एच वाई आपका एच हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अगर वाई के लॉन्ग देखूं तो वाई के लॉन्ग केवल उसने एच दूरी कवर करी है वर्टिकल डायरेक्शन में, और सब कुछ वाई के लॉन्ग लिखा है मैंने। अब इसमें टाइम नहीं दिया तो आपकी थर्ड इक्वेशन यूज होगी। इसमें थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ay एस वाई। वी वाई कितना है, जीरो। यू वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ay की वैल्यू माइनस जी थी, और एस वाई की प्लेस पे एच। एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये आ गया आपका पास फॉर्मूला। ठीक है,
स्टार लगा लें इस पे। अब इसके बाद या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू साइन थीटा को हम बोलते हैं यू वाई, तो यू वाई का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू जी। तो ये भी आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो मैक्सिमम हाइट भी कवर कर ली, आज की लास्ट हेडिंग कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम कल के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे बाकी चीजें। तो लास्ट हेडिंग है डी, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, यहां पर आप हटा दीजिए, लिख दीजिए हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो फॉर मोशन O टू Q, अगर हम O से Q तक पहुंचते हैं मोशन पर, तो आपको देखिए टाइम कितना है, टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। भाई यहां से जब यहां पहुंचेगा तो टाइम पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है, तो वो आ गया 2u साइन थीटा अपॉन में g। बहुत अच्छी बात है। u x क्या आ जाएगा, अब हमें x के लॉन्ग करना है सारा काम, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस निकालनी है जो कि x के लॉन्ग है, तो इस पूरे को बोलते हैं r, o q क्या बोलते हैं r। तो ux आपका आ गया u cos थीटा, ax क्या आता है, ax आता है आपका 0, और जो sx आएगा इसको हम बोलेंगे रेंज r, जो आपका ये होता है, ये आता है इतना, ये इसको बोलते हैं रेंज r। अब इसमें लगा देते हैं इक्वेशन कौन सी, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन आएंगे, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी स्क्वायर प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स हो गया आपके पास आर, यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा, टी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 यू टी आता है इसी। ठीक है, 2 यू साइन थीटा अपॉन में जी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। हटा दो उसको, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में जी। तो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। जी आ गया आपका फॉर्मूला। यहाँ सामने एक रीजन लिख दें, ये कहां से आया तो लिख दें यहाँ पे सामने, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा की। ठीक है भाई, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और में आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन में जी। ये भी आपका रेंज का ही फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे, देखिए ये 2 अलग लिख दीजिए, यहाँ पे u cos थीटा को बोल देंगे ux और u sin थीटा को बोल देंगे uy, और अपॉन में सीधे आ जाएगा g डायरेक्ट। तो अगर आपको ux और uy दे रखे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और u और थीटा दे रखे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर होगी बात, u था। ठीक है, तो ये आज हमने कवर कर लिया। एक तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन में, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो बाकी की जो हेडिंग्स बच गई उन्हें हम कल के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।